यश अपनी बात को आप पूरा करेंगे और दूसरी तरफ अगर हम इन बेयर मिनिमम चार्जेस को लेकर सवाल उठाएंगे, जो ठीक है सवाल उठने भी चाहिए, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो रखना भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी देखेंगे कि इस डिजिटल क्रांति ने भारत को कहां पर पहुंचाया, कैसे फैसिलिटीज को एक छोटे छोटे कंज्यूमर एंड तक अवेलेबल करवाया, एक सिंगल क्लिक लोगों के लिए कितना ज्यादा सुविधाजनक बना, और इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम ने भारत की डिजिटल क्रांति में चार चांद लगा दिए। जिस बात का जिक्र कोहली साहब भी कर रहे थे कि दुनिया में इसका जिक्र होता है, दुनिया में इसकी तारीफ होती है कि भारत ने डिजिटल क्रांति में बहुत ऊंची छलांग लगाई है, तो इसको भी तो हमें साथ में देखना होगा, कंसिडर करना होगा। पूर्णिमा जी, डिजिटल क्रांति की छलांग अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स की पार्टनरशिप से देखते हैं तो हाँ, बहुत ऊंची छलांग है। आज हमें पैसे का लेन देन करते समय एक अलग विज्ञापन भी आता है कि आप जो कर रहे हो वो छोड़ो, वो आईपीएल का मैच आ रहा है उसके लिए पैसा हमें दे दो, ये भी चल रहा है आज। अगर इसको हम छलांग मानते हैं तो हम जितनी देर चाहें उतनी देर खुश हो सकते हैं, लेकिन आज का सच ये है कि यदि हमारी अर्थव्यवस्था उतने अच्छे से परफॉर्म कर रही होती जैसा बताने की कोशिश हो रही है, आपके द्वारा नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। यदि हम आज वो कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे, यानी लेन देन पर पैसा लेने के बारे में सोच रहे हैं, और सुगबुगाहट को हम नकार नहीं सकते क्योंकि टू व्हीलर पे टोल भी यूपी में एक जगह शुरू हुआ था, फिर वो बंद हुआ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन गडकरी जी ने बड़े साफ तौर पे ट्वीट कहा था कि हमने तो नहीं किया है, पर चालू हो गया था। उसी तरह ये भी चालू हो जाएगा और फिर बोला जाएगा कि राष्ट्र हित में आप ये भी कर दीजिए। तो ये तभी होता है जब सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और बोझ जनता पर डालने के लिए नए नए बहाने खोजती है। अच्छा। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पहले जब नेशनलाइज बैंक हुए थे, साहूकारों से मुक्ति मिली थी, तब लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत रियायती दरों पर हर काम किया जाता था। आज वो दरें बढ़ गई हैं। निश्चित रूप से ये 2025 है, 150 करोड़ से ज्यादा आबादी है, लेकिन फिर भी उस अनुपात में भी जितनी बढ़त होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हुई। यदि हमें एक बैलेंस चेक करने के लिए 15-20 रुपए देना पड़ता है जीएसटी समेत, तो ये कोई सफलता का प्रमाण नहीं। तो हमें ये गंभीरता से पर क्या आती हूँ राणा जी, पर क्या ट्रांसपेरेंसी की वजह से भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगी डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से? बता दीजिए, क्या नोटबंदी के बाद इकोनॉमी को लेकर अगर नकदी पर निर्भरता कम होती है तो क्या वो अच्छा नहीं हुआ? अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है डिजिटल क्रांति के जरिए, जहां पर गांव कस्बे से लेके छोटे छोटे लोग, महिलाएं इस बैंकिंग सिस्टम से जुड़ पाती हैं, स्पीड मिली, सिंप्लिसिटी मिली, बहुत आराम से लोग ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं, या फिर डीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट डीबीटी की मैं बात करती हूं, बिचौलिए जो पैसा खा जाते थे, अगर डीबीटी के जरिए उनको डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है और उनका पैसा सीधे उनकी जेब तक पहुंचता है, तो क्या डिजिटल क्रांति में हमको इन सबको काउंट नहीं करना चाहिए? मतलब हम अच्छा कुछ ना देखें। ये बात अगर मानने लायक होती तो मैं मानता, ये इसलिए नहीं कैसे, लेकिन मुझे तर्कों के साथ बताइए कि क्यों आप नहीं मानते हैं। जी बता रहा हूँ, वही बताइए। 99% से ज्यादा नोट वापस आ गए नोटबंदी के बाद। सर आप यूज करते हैं यूपीआई? यश आप यूज करते हैं यूपीआई? नहीं, मैं नहीं करता। आप यूपीआई श्योरली आप यूज नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ रही हूं, लेकिन और मैं व्यक्तिगत जवाब दे भी रहा हूं। मैं खुद अपने फोन में यूपीआई नहीं चलाता। संजय राणा जी, ऐसा नहीं तो नहीं, ये क्या बोले संजय राणा? नहीं, कैश होगा आपके पास तो कहां से आप यूपीआई करोगे भाई? अरे संजय राणा, देखो चुपचाप बैठो। अरे भाई, कैश उम्र का लिहाज करना, ऐसा बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है। यश संघी, देखो नाराज मत हो जाओ, आपकी आरजेडी की जब सरकार थी ना, अरे सुन संजय कहना चाहिए, वैसे वो उम्र में शायद हम सबके टोटल से ज्यादा बड़े हैं। हाँ, बिल्कुल आपसे अकल में बहुत बड़ा हूं मैं। अकल में नहीं, वो तो नहीं हो। ठीक है, पर्सनल अटैक्स नहीं, हो जाने दीजिए प्लीज। पर्सनल अटैक्स नहीं, मेरे पास टाइम है बहुत अच्छे से इसको चर्चा करने के लिए, प्लीज इसको आगे बढ़ाएंगे। पर्सनल अटैक्स अवॉइड करिए प्लीज, बोलिए। पूर्णिमा जी देखिए, जो आपने मुझसे पूछा, मैं व्यक्तिगत रूप से यूपीआई यूज नहीं करता हूं, और वो इसीलिए नहीं करता हूं क्योंकि मुझे अपने ट्रांजैक्शन में एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए। तो ये मेरा चुनाव है। आप करते होंगे, लोग नहीं भी करते होंगे, बहुत सारे लोग यूपीआई रख के भी कैश से काम चलाते होंगे, सब कुछ चल रहा। सवाल यह है कि यदि कोई सुविधा उपलब्ध है तो क्या उसको उपयोग करने के लिए हमको आपको जबरदस्ती की जाएगी? क्या वो हमारी मर्जी नहीं है? नहीं, और आपकी तो मर्जी चल ही रही है। आपको तो किसी ने, आप यूपीआई यूज नहीं पूरा बोल लेने दीजिए। नहीं, पर आप यूपीआई यूज नहीं करते, आप देखिए किसी ने आपको जबरदस्ती नहीं की, तो कहां जबरदस्ती? पूर्णिमा जी प्लीज लेट मी फिनिश। अच्छा प्लीज। सवाल ये है
कि यदि वो व्यवस्था उस कोई तरीके सवाल से नहीं। चल रही है जैसा विज्ञापन दिया जाता है उसका, तो क्या हमें नए नए रोज बोझ लादने की जरूरत पड़ेगी लोगों पर? नहीं पड़ेगी। ये इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आप उस व्यवस्था को सही तरह से नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से राणा जी, फिर उसके बाद कोहली साहब बस फौरन आ रहे 30 सेकंड में। नहीं, लेकिन मैं जितना जानती हूँ ये एड्स जो आते हैं 4-5 सेकंड का एक ऐड तो मैंने नहीं देखा, हो सकता उन्होंने देखा हो, मतलब लेकिन मैं 30 सेकंड में अपना उत्तर हूं। देता हूं। देखिए ऐसा है, इन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में 2 व्हीलर पे आ गया। इनके जमाने में जो आरजेडी की सरकार थी बिहार में ना, तो हर गांव में जाने से पहले एक बल्ली लगा के आदमी खड़ा होता था, 50 रुपए लेता था, 10 रुपए लेता था, और नहीं तो 2 कान के नीचे बजाता था। नंबर 1। अरे सुन लो सर, सुन लो, पगलाओ नहीं, सुन लो पूर्णिमा जी। अरे सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए सर सही और आप, अरे आप क्या, लेकिन बेकार की बात, हम सर उसको कहते हैं जो हमसे बहुत निम्न होता है उसको सर बोल देते हैं। सर पूर्णिमा जी दूसरी बात सुनिए, अब इन्होंने क्या, डीपीटी की बात हुई ना भाई, समस्या कि राजीव गांधी जी ने खुद बोला था मैं 1 रुपए भेजता हूँ, 85 पैसे लोग खा जाते हैं, तो ये 85 पैसा खा नहीं पा रहे हैं। अरे ये 85 पैसा खा नहीं पा रहे हैं कांग्रेसी, इसलिए बड़बड़ाए हुए हैं, परेशान घूम रहे हैं। अरे इन्हीं के नेता बोलते थे। आक्षेप नहीं होंगे, ये आदमी अरे बार लगा रहा है। अरे आक्षेप का मैं राजीव गांधी की बात कर रहा हूँ भाई, जो 85 सर उन्होंने स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे? यश उन्होंने एक स्टेटमेंट कोट किया है, यश राजीव गांधी ने बोला था कि नहीं बोला था? उन्होंने एक स्टेटमेंट कोट किया है, और नहीं बट स्टेटमेंट उन्होंने कोट किया था, उन्होंने वही स्टेटमेंट को कोट किया जो कहा गया था, जो कहा गया। यूपीआई की बात, अरे यूपीआई क्यों नहीं करेंगे? कांग्रेस वालों आपने खुद बोला, हिम्मत थी कि वो अपने अच्छा ठीक है, ऐसे थे कांग्रेस के नेता ने ही बोला था कभी मुझे कि भैया हमारे लोग खा जाते हैं, 85 पैसे खा जाते कैसे मान दें इनको? अब वो है कि बीजेपी सरकार ने, मोदी जी ने उस पर एकदम बैन लगा दिया, कमाई का रास्ता बंद है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। हमें तो टैक्स देने में कोई समस्या नहीं, सुविधा मिल रहा है। अब इन्हें कोहली साहब ने बोला भैया अगर 3 घंटे में पहुंचता हमारा डीजल पेट्रोल गाड़ी सब तो बच रहा है ना, हम दे देंगे 20 रुपए। 60 रुपए लेते थे ट्रांजेक्शन का, 20 रुपए आ गया, 40 रुपए का हिसाब का आंसर ना दे पाए, और जाके पढ़ लेना। पेट्रोल बेच रही है ये सरकार। अरे आप बताता हूँ, पेट्रोल पे आओगे तो भागना पड़ेगा। 34 रुपए का पेट्रोल, 34 रुपए का पेट्रोल 71% 36% बढ़ा है। आपके जमाने में 115% बढ़ा था। झूठ बोलना बंद कर दो, और महंगाई 115% बढ़ी थी। ठीक है, मैं बहुत टेक्निकलिटी में मैं यश नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मिलावटी पेट्रोल गाड़ी में पड़ेगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, चल नहीं पाएगी, तो चलेगी नहीं सर, चलेगी नहीं, ये मुझे पता है। मेरी तो नहीं बंद होती, बाकी मुझे पता नहीं। खैर, शरद कोहली जी आपके पास आ रही हूँ। शरद कोहली जी, फिर उसके बाद सर आपके। मैं देखिए पहली बात तो आपने जो सवाल पूछा, पूर्णिमा यश जी से थोड़ा व्यक्तिगत सवाल था, पर बहुत तरीके से आपने पूछा है, और यश जी ने बड़ा नेक ऑनेस्ट जवाब दिया है। मुझे थोड़ी सी हैरानी है कि वो यूपीआई इस्तेमाल नहीं करते, जितनी पूर्णिमा आपको हैरानी हुई मुझे भी हैरानी हुई, पर हम उनकी इस बात का सम्मान करते हैं कि वो बाय मैटर ऑफ चॉइस नहीं यूज करते। मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट भी हूं, मैं उनको सलाह दूंगा कि वो यूपीआई को इस्तेमाल करें, आपकी जिंदगी वाकई बहुत आसान हो जाएगी। और जहां तक बात है जो यूपीआई के फायदे हुए हैं आज तक जीडीपी में, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं। मैं इस बात पर यश को बस एक लाइटर नोट पर कोहली साहब एक बात कहना चाहती हूँ। यश 5 रुपए का ट्रांजैक्शन कर दीजिए मेरे पेटीएम पर, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। एक बार देखते हैं ये पेटीएम कैसे काम करता है। एक बार आप भी देख लीजिएगा, एक बार आप भी देख लीजिएगा, और कितने सेकंड्स में मैं वापस से आपको भेजूंगी ये भी आप देख लीजिएगा। कोहली साहब, पूर्णिमा वो मुझे 5 भेजेंगे, मैं उनको 10 भेजूंगा वापस। तो अब तो इंसेंटिव दे दिया कि वो करे इस ट्रांजैक्शन को। देखिए मेरे हिसाब से जीडीपी में, देश की जीडीपी में, मैं आपको बड़ा आंकड़ा एक देने जा रहा हूं। देश की आज अगर 6.5% की रफ्तार से जीडीपी ग्रो कर रही है, पूर्णिमा ध्यान से सुनिएगा, उसमें से करीब 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% केवल और केवल फिनटेक की वजह से है। यूपीआई ने जो रफ्तार दी है अर्थव्यवस्था को, उसकी वजह से है। इस कारण से मुझे लगता है, मैं इस डिबेट को एक पॉजिटिव नोट पे समाप्त करना चाहता हूं कि इस कारण से मुझे लगता है कि इसकी कॉस्ट लोगों पे नहीं डाली जाएगी, क्योंकि इसकी अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इसका रेवेन्यू हो रहा है। हालांकि आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा कि इसकी कॉस्ट कौन, पर सरकार से जब वो बात करेंगे, देखिए सरकार और आरबीआई 2 पिलर्स हैं अलग अलग। जब सरकार के पास ये बात जाएगी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, तो मुझे लगता है सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि लोगों के ऊपर इसका बोझ डाला जाए। जैसा मैंने कहा, इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ रही है, जीडीपी की रफ्तार बढ़ रही है, भारत का दुनिया भर में नाम हो रहा है, ट्रांजैक्शन की सहूलियत हो रही है, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है, जीएसटी में फायदा हो रहा है, हर तरीके से इसके जो बाकी के फायदे हैं। हर फायदा ये तो नहीं ना पूर्णिमा के डायरेक्ट चार्जेस के रूप में आ जाए। पहली बात तो टैक्स नहीं, चार्जेस बोलते हैं उसको, तो जरूरी नहीं डायरेक्ट है, इसका अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तौर पर बहुत बड़ा लाभ देश को मिल रहा है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है पूर्णिमा कि ये लोगों के ऊपर नहीं डाली जाएगी। आप
बिल्कुल निश्चिंत रहें और यश जी भी निश्चिंत रहें। और इसलिए यश जी आज से ही यूपीआई शुरू करें। यश जी मैं इंतजार कर रहा हूं, आप मुझे भेजिए, मैं पैसे डबल करके आपके पास भेज रहा हूं, पूर्णिमा भी और मैं भी। सर मुझे लगता है पैसे डबल करने का ये सबसे क्विकेस्ट रास्ता होगा। और फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं तो लेकिन आप कमाने की बजाय सर इसमें ऐड ऑन करके भेज देंगे, वो एक अलग बात है। ठीक है, एक बार मैं जरा अश्विनी जी, यश उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, बस आती हूँ। एक बार अश्विनी जी ये समझना चाहूंगी। और दूसरा, हमने ई गवर्नेंस की स्ट्रेंथनिंग होते देखी है, बहुत सारे ऐसे डिजिटल क्रांति में हमने बदलाव देखे। बैंक में लाइनों में नहीं खड़ा करना पड़ता, फॉर्म नहीं भरने पड़ते, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हमारे फोन में हमारे पास अवेलेबल होती हैं। और काफी हद तक उसका अगर कोई भी चार्ज हमें देना पड़ता है तो शायद हमें इतना खलता नहीं है। लेकिन क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो हम किसी भी यूपीआई से करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो अगर उसका बोझ आया किसी भी कंज्यूमर पर तो वो जरूर खलेगा सर, क्योंकि वो बहुत नंबर में होता है। और अगर ऐसा होता है तो शायद उसमें कोई डिक्लाइन भी देखने को मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम अगर हर एक लेन देन के पैसे पर हमें ऊपर से एक पैसा देना पड़े तो जनता का पैसा कैसे हुआ फिर? अगेन आप यही कहेंगे, मैं ऐड ऑन भी कर देती हूँ कि आप ये कहेंगे कि अभी इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसके एक पर्सपेक्टिव को समझना चाहती हूँ कि अगर अपना ही पैसा अपना नहीं और उसी का काम करने के लिए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो फिर वो अपना कैसे रहा सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि भाई देखिए कि अपना पैसा, जनता का पैसा जनता का ही है। उसके ऊपर अगर कहीं टैक्स की बात के बारे में रिजर्व बैंक सरकार सोच रही है तो मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है।